Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of verification of gas laws on the basis of KMT. Or as you know, guys, in previous class we have discussed the topic of journal gas equation. तो journal gas equation हमने लास्ट क्लास में जो है वो सॉल्व की, PV इक्वल्स वो nRT हमने लास्ट क्लास में इस इक्वेशन को ड्राइव किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों की हेल्प से हमने जो है ये इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT हमने लास्ट क्लास में ड्राइव की, और हमने उसकी एक एग्जाम्पल भी जो है वो सॉल्व की, एग्जाम्पल 11.3। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस। गैस लॉस को हम वेरीफाई करने जाएंगे, गैस लॉ के बेसिक रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ KMT। तो KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ किस तरह से करना है, बॉयज़ लॉ की अगर हम बात करते हैं तो बॉयज़ लॉ में आपने बेसिक रिलेशन डिस्कस किया, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब क्या है कि बॉयज़ लॉ में हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। उससे फिर हमने उनका बेसिक रिलेशन ड्राइव किया कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और प्रेशर या वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। ये हमने बेसिक रिलेशन ड्राइव किया, और यही बेसिक रिलेशन विद द हेल्प ऑफ KMT हमने यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है बेटे। तो चलते हैं बॉयज़ लॉ से स्टार्ट करते हैं। पहले जो है सबसे पहले हम बॉयज़ लॉ को जो है वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ KMT, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉयज़ लॉ। आपने हेडिंग डाल देनी है बॉयज़ लॉ की। बॉयज़ लॉ की हेडिंग डालने के बाद आपने वेरीफाई क्या करना है, ठीक है, वो लिख लेंगे यहाँ पे, देख लीजिएगा, टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है भाई, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये बेसिक रिलेशन हमने बॉयज़ लॉ का लिख लिया, और यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं कि PV मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। विद द हेल्प ऑफ KMT हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। अच्छा बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी वेरिफिकेशन किससे, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर से, ठीक है। अगर आपको याद हो तो KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर का रिलेशन जो है बताया था, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। इस रिलेशन को हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में ड्राइव भी कर चुके हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर हम ये रिलेशन जो है वो ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे, फ्रॉम interpretation of pressure on the basis of KMT, ठीक है बेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ KMT का रिलेशन यहाँ पे लिख लेंगे, और उसी से जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ये वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। P इक्वल्स टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपके पास रिलेशन आ गया, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ये रो आपके पास डेंसिटी है, और ये V बार स्क्वायर ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है बेटे। तो हम यहाँ से जो है इस रिलेशन से इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर से वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ज़रा चलते हैं, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काम करना है, ठीक है। किस तरह से, ज़रा देखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डेंसिटी की, रो की, ये डेंसिटी बेटे किसके बराबर है, MT/V के, ठीक है। ये MT का मतलब क्या है बेटा, टोटल मास, और V वॉल्यूम। तो P इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़, डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा, MT/V, ठीक है बेटे, वॉल्यूम और V बार स्क्वायर, ठीक है। ये वॉल्यूम है आपके पास, और ये एवरेज वेलोसिटी है, V बार। अब यहाँ पे देखिएगा कि V नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके P से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये जो MT है, ये MT किसके बराबर है बेटे, Mn के बराबर है। कैसे, MT बराबर है किस, Mn के किस तरह से, MT का मतलब बेटा टोटल मास, और ये Mn, ये M का मतलब क्या है बेटा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। तो ये है टोटल मास। अगर देखें हम इसको तो ये एम का मतलब है बेटे टोटल मास, ठीक है। और ये स्मॉल m जो है इसका मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सही है। और ये जो n है इस n को हम क्या कहते हैं बेटे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये एम का मतलब टोटल मास, ठीक है। टोटल मास बराबर है एम एन के। एम का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मास आ जाएगा। तो मतलब एम बराबर है किसके, एम एन के। तो आपने इस स्टेप में दो काम करने हैं, ज़रा देखिएगा। एक तो वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एम बराबर हो जाएगा किसके बेटा, एम एन के। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, पी वी इक्वल्स टू, ये वी नीचे डिवाइड हो रहा है, पी से आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे 1/3 एज इट इज, एम टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एम एन, और ये वी बार स्क्वायर एज इट इज रहेगा एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है बेटे। इस स्टेप तक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/3 एम, ठीक है, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी बार स्क्वायर। अब क्या करेंगे ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कि पी वी इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल एन एम वी बार स्क्वायर। आपने देखा मैंने क्या करा, सिर्फ इस स्टेप को अरेंज करके लिख लिया। अरेंज किस तरह से किया कि जो एम एन वी बार स्क्वायर है, ठीक है, ये एम का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और एन का मतलब क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने क्या करा, बस यहाँ पे m को v बार स्क्वायर के साथ लिख लिया और कैपिटल n को पहले लिख लिया। आप देख सकते हैं कैपिटल n को पहले लिख लिया और m को v बार स्क्वायर के साथ लिखा, क्योंकि ये v बार स्क्वायर के साथ इस वजह से लिखा m को क्योंकि यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। और अगर काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी बार स्क्वायर। तो हाफ एम वी बार स्क्वायर, इसको काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करनी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज के इक्वल लेके आना है। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला है 1/2 मतलब हाफ एम वी बार स्क्वायर। तो देखें बेटा एम वी बार स्क्वायर तो आपके पास आ गया, यहाँ पे हाफ मतलब 1/2 यहाँ पे मिसिंग है। तो जब 1/2 यहाँ पे मिसिंग है, इस स्टेप में 1/2 जो है वो आपको चाहिए, तो आपने 1/2 अपनी मर्जी से अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर आप देखें ये 1/2 मतलब ये 2 डिवाइड हो रहा है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई भी कराएंगे और 2 को डिवाइड भी कराएंगे राइट हैंड साइड पे। या तो फिर आप ये करेंगे भाई दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे 1/2 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करा दें, या फिर सिर्फ राइट हैंड साइड पे 2 को मल्टीप्लाई भी कराएं और 2 को डिवाइड भी कराएं ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे जो है वो हम वर्डिंग लिख लेंगे कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सिर्फ हम राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और 2 से डिवाइड भी कराएंगे। देख लीजिएगा बेटा, देखें अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 1/3 से 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, एन एम वी बार स्क्वायर एज इट इज़, और 2 से डिवाइड भी कराना है। अब 2 से डिवाइड कराना है तो मैंने इस तरह से लिख लिया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करा दिया, 2 से डिवाइड भी करा दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब इस डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये वाला 2 जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि प्री मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लियर जो है वो आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है बेटी। तो पी वी एज इट इज़ रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई करा दें 2/3 एन एम वी बार स्क्वायर, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएँ तो ये क्या हो जाएगा 2 है, जब ये
डिवाइड से मल्टीप्लाई में गए तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, मतलब वैल्यू बन जाएगी 1/2। अब इनको अरेंज करके लिख लें। ये 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। ये 2/3 बेटा एज इट इज़ रहेगा, कैपिटल N एज इट इज़ रहेगा। इनको अरेंज कर लें, सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इनको हम अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इनको अरेंज किस तरह से करेंगे देख लीजिएगा, 1/2 mv/², ठीक है बेटी। तो क्या करा, 1/2 mv/² के साथ लिख लिया, इनको अरेंज कर लिया क्योंकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब इनको अरेंज किया हाफ mv/² आ गया, तो बेटा हाफ mv/² किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज के बराबर है। तो इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो PV = 2/3 n एज इट इज़, और हाफ mv/² बराबर है बेटे काइनेटिक एनर्जी एवरेज के, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी एवरेज का एक फार्मूला आपने जो है वो पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। जब हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ KMT, ये जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था जिस लेक्चर में, उस लेक्चर में मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए थे। एक टेम्परेचर का फार्मूला बताया था, T = 2/3 के काइनेटिक इंटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज, या उससे ड्राइव करके काइनेटिक एनर्जी एवरेज का रिलेशन बना लें। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का जो रिलेशन बनेगा वो क्या है, देख लीजिएगा बेटे। काइनेटिक एनर्जी एवरेज का जो रिलेशन है वो क्या है, 3kT/2। ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी एवरेज का हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। टेम्परेचर का फार्मूला था T = 2/3 के इंटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज। जब काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फार्मूला बनाया तो नीचे जो 3 के ऊपर जाके जो है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई T से, तो 3kT/2, मतलब अरेंज करके जो टेम्परेचर का फार्मूला था, टेम्परेचर का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टेम्परेचर का फार्मूला क्या था, 2/3 के काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है। तो इससे आपने जो है वो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का जो फॉर्मूला बना लिया, काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3kT/2। बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एवरेज की जगह काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू पुट कर देंगे 3kT/2। देख लीजिएगा बेटा, ये PV एज इट इज़, 2/3 एज इट इज़, N एज इट इज़, काइनेटिक एनर्जी एवरेज की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3kT/2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में PV = इनको जो वैल्यूज़ बच गई, क्या बचा बेटा, N और यहाँ पे KT। इन सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो इनको एक साथ लिख लेंगे, PV = NKT। यहाँ तक आके ये जो आपके पास रिलेशन आया है PV = NKT, आपको प्रूफ क्या करना है, बेटा, वेरीफाई क्या करना है, PV बराबर है किसके, कांस्टेंट के। जब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जब कांस्टेंट के बराबर है, तो अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके बराबर आ गया बेटा, NKT। अब आपने बताना है ये NKT जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये NKT क्या है, कांस्टेंट। किस तरह से कांस्टेंट है ज़रा देखिएगा। अब अगर यहाँ पे PV बराबर है किसके, NKT के, अब देख सकते हैं PV बराबर है NKT, तो N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N का मतलब ये हमने डिस्कस किया, N कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ, मतलब गैस लॉस की जब भी हम बात करेंगे, तो उसके अंदर मास ना तो हम बढ़ा रहे होते हैं ना कम कर रहे होते हैं, मास हो जाए कांस्टेंट। जब मास टोटल मास कांस्टेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे N, कैपिटल N, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, ठीक है। K क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और ये T जो है वो टेम्परेचर है। और एप्लीकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, जब अगर हम बॉयज़ लॉ की बात करें, आपको स्टेटमेंट बॉयज़ लॉ की अगर पता हो, याद हो, तो बॉयज़ लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द रेशियो बिटवीन, द बॉयज़ लॉ में हमने क्या डिस्कस किया, स्टेटमेंट क्या थी, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वहाँ पे क्या रहा था बेटा, कांस्टेंट रहा था, ठीक है। तो अगर बॉयज़ लॉ की बात करें तो बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बेटा यहाँ पे जो T आ रहा है टेम्परेचर, बॉयज़ लॉ की बात हो रही है तो टेम्परेचर बॉयज़ लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे N मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट, K क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर, और ये भी बॉयज़ लॉ में क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे NKT, ये तीनों चीज़ें, मतलब तीनों आपके पास जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं NKT, ये तीनों यहाँ पे जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक जल्दी से इसको कॉपी करें और कॉपी करके वर्डिंग लिखिएगा, फिर हम इसको जो है वो एंड में जो है वो कांस्टेंट की इक्वल लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से कांस्टेंट है तो इसके बारे में लिखने जा रहे हैं, यहाँ तक कॉपी करें और वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें। वी नो डैट
for a given mass of a gas, we know that for a given mass of a gas, total number of molecules, for a given mass of a gas, total number of molecules, total number of molecules के बाद ब्रैकेट में बेटा कैपिटल N लिख लीजिएगा. For a given mass of a gas, total number of molecules ब्रैकेट में कैपिटल N is constant. total number of molecules ब्रैकेट में कैपिटल N is constant, कॉमा आगे लिखिएगा K, कैपिटल K ब्रैकेट में लिख लें, कैपिटल K is a Boltzmann's constant, capital K is a Boltzmann's constant, capital K is a Boltzmann's constant, and during the application of Boyle's law, temperature is always remains constant. ठीक है बेटे, during the application of Boyle's law, temperature is always remains constant. Temperature is always remains constant. ठीक है बेटे, full stop. Therefore we can write as next line में लिखिएगा, therefore we can write as NKT equals to constant. Therefore we can write as NKT equals to constant. आपने बोला कि therefore we can write as NKT, ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं बेटा, कांस्टेंट है. ठीक है, NKT तीनों कांस्टेंट है. जब NKT की जगह कांस्टेंट आ गया कि NKT कांस्टेंट है, तो जहाँ ऊपर इक्वेशन में NKT आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट. देख लीजिएगा, PV इक्वल्स टू NKT की जगह क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट. और यहाँ तक आके आपने बॉयज़ लॉ को वेरीफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ KMT के, ऑन द बेसिस ऑफ KMT आपने बॉयज़ लॉ के यहाँ पे आके वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा, कांस्टेंट के. ठीक है, एंड में यहाँ तक कॉपी करने के बाद नीचे लिख लिएगा वेरीफाइड. ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपने बॉयज़ लॉ जो है पूरा सॉल्व किया. अब अगर हम बात करते हैं किसकी, चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ में भी बिल्कुल बेसिक यही सारा कॉन्सेप्ट है, बस चार्ल्स लॉ में बेसिक रिलेशन उसका डिफरेंट है, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से होगा. ठीक है, अब यहाँ तक इसको कॉपी कर लिएगा, उसके बाद हम चार्ल्स लॉ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे. अब जब चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो चार्ल्स लॉ की भी सारी वर्किंग बिल्कुल इसी तरह से. ठीक है, तो मैं इसी पे ही चार्ल्स लॉ की जो है वो वर्किंग करवाऊंगा और चार्ल्स लॉ को इसी पे वेरीफाई करवाऊंगा. तो आप लोग ने देखना है और आप लोगों ने फिर जो है यहाँ तक कॉपी करने के बाद फिर अब हेडिंग डाल दी है किसकी, चार्ल्स लॉ की. ठीक है, तो पहले तो चलें हेडिंग डालते हैं चार्ल्स लॉ की, फिर हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं. तो चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करेंगे कि चार्ल्स लॉ को किस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव करके लेके आना है कि चार्ल्स लॉ में हमने रिलेशन क्या पढ़ा, बेसिक रिलेशन, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ में अप्लाइड प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिससे हमने जो है उनका रिलेशन जो है वो बेसिकली ड्राइव किया था. और वो रिलेशन हमने क्या ड्राइव किया था, बेसिक रिलेशन के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो किसके इक्वल है बेटा, कांस्टेंट के. ठीक है, चलते हैं इसको वेरीफाई करने. तो हिंट डाल दिएगा सबसे पहले यहाँ पे बॉयज़ लॉ की जगह चार्ल्स लॉ की. आप लोग ने, मैं यहीं पर सारी वर्किंग करवा रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके. आपने जो है वो नेक्स्ट इसके यहाँ तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हेडिंग डालनी है चार्ल्स लॉ की. ठीक है, अच्छा बेटे, तो अब सेकंड वेरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं किसकी, चार्ल्स लॉ की. और चार्ल्स लॉ में क्या वेरीफाई करना है, देखिएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है ये किसके बराबर है बेटा, कांस्टेंट के. वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट के बराबर है. आपने जो है चार्ल्स लॉ में ये प्रूफ करना है. ठीक है, V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ KMT. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ KMT आपने जो है वो यहाँ पे अब चार्ल्स लॉ का जो है रिलेशन वेरीफाई करना है. चार्ल्स लॉ का जो रिलेशन है वो क्या, V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसकी वेरिफिकेशन की जो वर्किंग है पूरी यही है
ठीक है। तो आपने क्या करना है, एज इट इज़ ये कॉपी करना है टू वेरीफाई वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इसी स्टेप से, फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ KMT, ठीक है। तो यहाँ से आपने रिलेशन स्टार्ट किया, ठीक है, और वेरिफिकेशन स्टार्ट की, और यहाँ पे जो रिलेशन यूज़ किया वो आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर का P इक्वल्स टू 1/3 रो बार स्क्वायर आपने कॉपी किया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे रो जो डेंसिटी है इसकी जगह हमने क्या करा, mt/v, ये किसके बराबर है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, रो की जगह क्या आ जाएगा mt/v, v नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और mt यहाँ पे किसके बराबर होता है बेटा, mn के, तो mt की जगह आ जाएगा क्या mn, ठीक है। v नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके p से मल्टीप्लाई, तो pv इक्वल्स टू 1/3 n mn v बार स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ वर्किंग आएगी सारी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको अरेंज कर लिया, n को पहले लिख लिया, m को v बार स्क्वायर के साथ लिखा, ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला आप इजीली बना सकें। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाने के लिए आपके पास क्या मिसिंग था, हाफ, मतलब 1/2 मिसिंग था। तो आपने क्या करा कि mv बार स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1/2 आपको लेके आना था। तो अगर हम अपनी मर्जी से 1/2 लगा देते सिर्फ mv बार स्क्वायर के साथ, देखिएगा mv बार स्क्वायर के साथ अगर यहाँ पे 1/2 लगाते तो इक्वेजन अनबैलेंस हो जाती। इस वजह से हमने इक्वेजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, ठीक है बेटे। तो इस साइड को आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। तो आपने डिवाइड को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट किया, इस डिवाइड की साइन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो वैल्यू क्या हो गई, रेसिप्रोकल। इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे, तो 1/2 वैल्यू बन गई, ठीक है बेटे। आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे 2 को जब मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो वैल्यू बन गई 2/3, तो 2/3 बराबर है, सॉरी PV बराबर है 2/3 n mv बार स्क्वायर इंटू 1/2। अब इनको जो है वो फॉर्मूले की अरेंज कर लिया, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, हाफ mv बार स्क्वायर, तो आपने 1/2 को mv बार स्क्वायर के साथ पहले लिख लिया, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में, कहीं भी इनको वैल्यूज़ को आप किसी भी सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला बना लिया हाफ mv बार स्क्वायर, और फिर इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू पुट की, ठीक है, कि भाई ये बराबर है किसके, हाफ mv बार स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज के। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू निकाली 3kT/2, काइनेटिक एनर्जी एवरेज की जगह 3kT/2 वैल्यू पुट की, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और आपके पास रिलेशन आ गया PV इक्वल्स टू NKT, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो चार्ल्स लॉ में ये रिलेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो बेटा चार्ल्स लॉ में आपको ये रिलेशन ड्राइव करना है कि V/T बराबर है कांस्टेंट के, ठीक है। तो जब यहाँ तक कॉपी कर लें तो देखिएगा बेटा, जब यहाँ तक आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा रिलेशन, PV इक्वल्स टू NKT, ठीक है। जैसे ही यहाँ तक आए, कॉपी किया, PV यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या बच गई, NKT। अब क्या करेंगे, ज़रा देख लें बेटा कि भाई आपको कौन सा रिलेशन चाहिए, ये देखें क्या रिलेशन चाहिए, V/T चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर V/T चाहिए तो V तो है, P यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे T जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके यहाँ पे V से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिएगा रिलेशन बन जाएगा V/T, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे पहले से V था, T मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे पहले से आपके पास NK लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, और P मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो V/T इक्वल्स टू NK/P। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिलेशन ड्राइव करना था V/T, ये तो आपके पास आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू आ रही है NK/P। N का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K जो है वो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, और P जो है वो क्या है बेटा, प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने कॉपी करना है पूरा एज इट इज़, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ तक आपने पूरा कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसकी वर्डिंग लिखेंगे। यहाँ तक आपने पूरा एज इट इज़ कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसकी वर्डिंग क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पे अब बात हो रही है चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन की। तो चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं n, तो n बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस लॉ में फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस की बात हो रही होती है। मतलब यहाँ पे मास कांस्टेंट होता है, मास को ना तो बढ़ा रहे होते हैं ना कम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट, मतलब n यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। और K की बात करें तो K तो बेटा है ही बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और
P जो है वो ये है प्रेशर, और बात कर रहे हैं हम किसकी, चार्ल्स लॉ की। तो बेटा चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ जो हम पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखी कि भाई फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, और प्रेशर जो है वहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, के कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एन के अपॉन वी, ये राइट हैंड साइड पूरी जो है वो कांस्टेंट, मतलब वी अपॉन टी बराबर है कांस्टेंट के। तो यहाँ तक आपने एज इट इज़ पूरा रिलेशन कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें, फिर हम जो है वो इसको कांस्टेंट के इक्वल जो है वो लेके आते हैं। वर्डिंग लिख लिएगा, वी नो डैट for a given mass of a gas, we know that for a given mass of a gas, total number of molecules, we know that for a given mass of a gas, total number of molecules के बाद ब्रैकेट में कैपिटल N लिख लीजिएगा। for a given mass of a gas, total number of molecules N, ब्रैकेट में N, कैपिटल N is constant, कैपिटल N is constant, कॉमा डाल के आगे लिखें, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल के इज अ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ब्रैकेट में कैपिटल के इज अ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, कैपिटल के इज अ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, एंड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, applied pressure is always remains constant, and during the application of Charles law, applied pressure is always remains constant, applied pressure is always remains constant, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके आपने फुल स्टॉप, उसके बाद फिर आप लिखना स्टार्ट करें, वी नो डैट, फुल स्टॉप के बाद लिख लीजिएगा, सॉरी, देयरफॉर वी कैन राइट एज, आपने लिखा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ applied pressure is always remains constant, full stop, therefore we can write as यहाँ पे अब ये लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ तक लिखा कि therefore we can write as, उसके बाद नीचे लिखिएगा therefore we can write as N K upon P, therefore we can write as Nk upon P equals to constant, ठीक है बेटे। आपने लिखी है यहाँ पे therefore we can write as Nk upon P, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है, K जो है वो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, और P जो है वो प्रेशर, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब Nk अपॉन P, ये तीनों वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब राइट हैंड साइड कांस्टेंट के इक्वल है, Nk अपॉन P जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। तो जहाँ Nk अपॉन P आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे ये रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा, मतलब V अपॉन T बराबर है किसके, कांस्टेंट के। और यहाँ तक आके आपने चार्ल्स लॉ को भी वेरीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ KMT। ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके आपका जो है ये टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस का कंप्लीट हो गया। अब वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस के बाद अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और न्यू टॉपिक आपके पास है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, चलते हैं ज़रा पहले हेडिंग डाल दीजिएगा हीट कैपेसिटी की। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी बॉडी को हम सप्लाई करें, जिसकी वजह से, उस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से उस बॉडी, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। दोबारा सुनिएगा कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम कोई अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें, उस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से उस बॉडी या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज कर जाए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं।
तो चलते हैं इसकी डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बॉडी है, इस वक्त इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोज कर लें इसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने इसको हीट सप्लाई की, हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा क्यू। हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर 30 से बढ़ के 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो आपने जो अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई की, जिसकी वजह से जो चेंज आया टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, 1 केल्विन का, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी की। तो बेटा हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट सप्लाई करें और हीट सप्लाई करके उस बॉडी के जो टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आ जाए, ठीक है। केल्विन मतलब अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस बॉडी का अगर केल्विन में मेजर करें तो 273 में अगर आप 30 ऐड कर दें तो आपके पास 303 है, ठीक है। तो 303 केल्विन टेम्परेचर था इसका इनिशियल स्टेट पे। आपने हीट सप्लाई की और हीट सप्लाई करके टेम्परेचर 303 केल्विन से बढ़ के 304 केल्विन हो गया। ये जो 1 केल्विन का चेंज आया, 1 केल्विन का जो रेज हुआ टेम्परेचर, ठीक है, तो ये बेसिकली जिस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से हुआ है, इस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो डायग्राम इसकी बनाएं, डायग्राम कॉपी करें और इसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हिंट डाल देगा डेफिनेशन की, और डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की लिखना स्टार्ट करें। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of a body, the amount of heat required to change the temperature of a body or substance, the amount of heat required to change the temperature of a body or substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin, the amount of heat required to change the temperature of a body or substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called as heat capacity, ठीक है बेटे। डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। कि जो आपके पास यूनिट मतलब अगर आप ये कहें कि यूनिट में जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर की, पर यूनिट जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, ठीक है, या वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, तो जिस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से आ रहा है उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आपके पास आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर आप इनके यूनिट्स चेक करें तो डेल्टा क्यू बेटा क्या है? हीट, और हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, और डेल्टा की क्या है आपके पास? टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है? केल्विन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट कैपेसिटी का अगर हम यहाँ पे ऐसे यूनिट बनाएं तो हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या आ गया आपके पास? जूल पर केल्विन या जूल इनटू केल्विन इनवर्स, ठीक है बेटे। तो इसके ऐसे यूनिट की हेड डाल के इसका ऐसा यूनिट लिख लीजिएगा। अच्छा बेटा, तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी
क्या आपके पास जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन क्या है या जूल इंटू केल्विन इनवर्स क्या है, एक ही बात है, केल्विन को ऊपर ले जाएं तो जूल इंटू केल्विन इनवर्स, ये आपके पास जो है वो इसका यूनिट बन जाएगा। तो हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला और यूनिट के बाद अब हम चलते हैं इसके फैक्टर्स में कि भाई हीट कैपेसिटी के जो फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मास ऑफ अ सब्सटेंस या मास ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज लाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इस सब्सटेंस का मास जो है वो आपके पास 20 kg है, ठीक है, और सपोज करें आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाने के लिए आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो 5000 जूल की है, और अगर टेम्परेचर मास जो है वो बढ़ा के 120 कर दें, बॉडी का मास बढ़ा के 120 कर दिया, अब आपके पास बॉडी या सब्सटेंस का मास हो गया 120, पहले था 20 और हीट सप्लाई कर रहे थे 5000 जूल की। तो अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज लाने के लिए जब आपके पास बॉडी का मास 120 हो गया, 120 kg हो गया, तो आपको हीट कितनी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज करें आपको हीट सप्लाई करनी पड़ी है 25,000 जूल की, ठीक है। तो आप ज़रा देखें कि जैसे ही बॉडी का मास बढ़ाया तो मास बढ़ाने से, ठीक है, बॉडी का अगर मास बढ़ गया तो हीट भी आपको ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज लाने के लिए, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का मास और हीट सप्लाई दोनों ही दूसरे से जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो पहला जो फैक्टर आपने हेडिंग डाली फर्स्ट फैक्टर की मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस पहला फैक्टर है, इसके बारे में लिख लीजिएगा द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, मास ऑफ अ सब्सटेंस में लिख लीजिएगा द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mass of a substance. The amount of heat supplied is directly proportional to the amount of heat supplied is directly proportional to the mass of a substance, is directly proportional to the mass of a substance, ठीक है। उससे हम रिलेशन बना लेंगे कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एम से, मास से, ठीक है बेटे। इसको आप रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद सेकंड फैक्टर है चेंज ऑफ टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर है चेंज ऑफ टेम्परेचर, और चेंज ऑफ टेम्परेचर आपके पास डेल्टा टी है, ठीक है। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी जो हीट सप्लाइड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, जितनी ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है, टेम्परेचर में उतना ज़्यादा चेंज आएगा जितनी ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे। कम हीट सप्लाई करेंगे चेंज कम आएगा, ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो चेंज होगा, ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है ज़्यादा हीट सप्लाई करने की वजह से, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज ऑफ टेम्परेचर और हीट सप्लाइड यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर में लिख लीजिएगा सेकेंड फैक्टर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change of temperature. The amount of heat supplied is directly proportional to the change of temperature. The amount of heat supplied is directly proportional to the change of temperature. Delta Q directly proportional to delta T. इसको नाम दे देंगे रिलेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को कर देंगे कंबाइन, रिलेशन नंबर 2। यहाँ पे वर्डिंग यूज़ करेंगे by combining relation number 1 and 2। रिलेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करने जा रहे हैं। किस तरह से कंबाइन करेंगे ज़रा देख लीजिएगा कि डेल्टा क्यू लेफ्ट हैंड साइड पे
दो दफ़ा एक दफ़ा आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दो दफ़ा है एक दफ़ा आ जाएगा, m और डेल्टा t मल्टीप्लाइड फॉर्म में एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, राइट साइड पे m और डेल्टा t मल्टीप्लाइड फॉर्म में एज इट इज़ आ गए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, तो डेल्टा q इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, m डेल्टा t एज इट इज़। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट स्मॉल c है। ठीक है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, स्मॉल c। और ये जो स्मॉल c है ये क्या कहलाता है बेटा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये स्मॉल c क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो डेल्टा q इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की जगह आ जाएगा स्मॉल c और m डेल्टा t एज इट इज़। यहाँ तक आके आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हीट सप्लाई टू द सिस्टम का कि डेल्टा q बराबर है सी एम डेल्टा टी। डेल्टा q बराबर है किसके बेटा, सी एम डेल्टा टी। ये c यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। पहले हमने बात की कि किसकी बेटा, हीट कैपेसिटी की। अब हम बात करने जाएंगे स्पेसिफिक हीट की। तो अब हम जो है ये टॉपिक डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो स्पेसिफिक हीट एक्चुअली आपका मेन टॉपिक है। हीट कैपेसिटी तो आपने डिस्कस कर लिया, आपको आइडिया हो गया कि हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट जिसको हम सप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस पे। तो हीट सप्लाई करने से उस बॉडी, उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री या सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब अगर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट ये कांस्टेंट है हर मटेरियल का। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम स्पेसिफिक किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करें और उसका मास क्या होना चाहिए बेटा, अब यहाँ पे बात होगी मास की स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या, 1 kg सब्सटेंस या 1 kg का कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या 1 kg की कोई भी बॉडी है, उसको जो हम हीट सप्लाई करें और उससे उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। तो दोबारा सुनिएगा, स्पेसिफिक हीट क्या है कि स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस या 1 kg बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज हो रहा है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे हीट कैपेसिटी में आपने पढ़ा कि इस हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस या किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज करा दें तो वो अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किसी भी 1 kg सब्सटेंस की, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो 1 kg वाटर पे अगर हम हीट सप्लाई करें, ठीक है, 1 kg की बात हो रही है, ठीक है, तो 1 kg वाटर पे अगर हम हीट सप्लाई करें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कराना हो तो हमें 4200 जूल की हीट जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज आपके पास बुक में पूरा एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, हीट कैपेसिटी के जो टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसके अंदर पूरा एक टॉपिक आपके एक टेबल पूरा बना हुआ है जिसके अंदर सारे मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं वो लिखी हुई हैं। वो आपको याद करनी है, नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वाटर की जैसे आपको बता दी नॉर्मली यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स में, तो ये न्यूमेरिकल्स में कांस्टेंट वैल्यूज यूज़ होती हैं। कॉपर की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है, आयरन की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है, इसी तरह जो है वो ब्रास की स्पेसिफिक हीट जो है वो डिफरेंट है। तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी का डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं ज़रा स्पेसिफिक हीट की हेडिंग डालें और स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटे, हेडिंग डाल दिएगा स्पेसिफिक हीट की।
अच्छा बेटा, तो अब हम हिंट डालने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में मास जो है वो हम 1 kg लेते हैं, मास हो गया स्पेसिफिक 1 kg, तो उससे हीट भी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, ठीक है, हर सब्सटेंस की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक सब्सटेंस ले लिया, एक बॉडी ले ली, और इसका मास जो है वो स्पेसिफिक है, मतलब ये 1 kg की बॉडी है। आपने फॉर एग्जांपल इस वक्त इसका जो टेम्परेचर था 21 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने क्या करा, इसको हीट सप्लाई की, और हीट सप्लाई करके इसका टेम्परेचर 21 से इंक्रीज़ होके 22 हो गया। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी अब 1 kg सब्सटेंस, 1 kg ऑब्जेक्ट को, 1 kg की बॉडी को, ठीक है, जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज ले आए टेम्परेचर में, तो अब वो अमाउंट ऑफ हीट 1 kg के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। और यहाँ पे आप देखें मास यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को जिससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन का चेंज आ रहा है, मास कुछ भी हो, ठीक है, उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। और अगर मास स्पेसिफिक 1 kg का मास हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं वाटर की ना, तो 1 kg अगर ये वाटर है, ठीक है, तो 1 kg वाटर को जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज लाने के लिए वो 4200 जूल है, ठीक है। अगर वाटर का टेम्परेचर 16 है, 16 से बढ़ा के 17 करना है, तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, 4200। 17 से फिर अगर 18 उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, 17 से टेम्परेचर बढ़ा के 18 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो उसको कितनी अमाउंट, फिर अगेन 4200। तो 4200 जूल की हीट अगर सप्लाई करते जाएं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का उसके अंदर चेंज वाटर के अंदर आता रहेगा टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसी तरह हर मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यूज़ आपके पास पूरी बुक में टेबल है, तो पूरी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं उसमें जाके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डायग्राम डिस्कस कर ली, स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस कर लिया कि अगर 1 kg सब्सटेंस या 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम हीट सप्लाई करें जिससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आ जाए, इसको केल्विन में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बस एक समझने के लिए आपको इस डायग्राम बनाई है, ठीक है, बताइए, ताकि आपको जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो याद रहें, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें बेटे। द अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature, the amount of heat required to change the temperature of 1 kg substance, the amount of heat required to change the temperature of 1 kg substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin, the amount of heat required to change the temperature of 1 kg substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called as specific heat. The amount of heat required to change the temperature of 1 kg substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called as specific heat, ठीक है बेटे। स्पेसिफिक हीट का सिंबल जो है वो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा लिख भी लिएगा। स्पेसिफिक हीट का सिंबल क्या है बेटा, स्मॉल सी। इसका अगर फार्मूला हम बनाएं, फार्मूला कैसे बनेगा देख लिएगा। ये जो आपने यहाँ पे रिलेशन बनाया, इससे इसका स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हम बना लेंगे, ठीक है। आपने रिलेशन क्या बनाया कि भाई डेल्टा क्यू बराबर है सी एम डेल्टा टी के, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एम डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और रिलेशन को पलट के लिख लेंगे, एम डेल्टा टी को नीचे ले आके डिवाइड करा दें, तो सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये आपने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लिया, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हैं आपने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव किया, और फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, डेल्टा क्यू अपॉन सी एम डेल्टा टी। और अगर हम इसका यूनिट बनाएं, स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट बनाएं, तो आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू क्या है बेटा, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। और
एम क्या है मास, यूनिट क्या है केजी, और डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होता है बेटा केल्विन। तो इसका ऐसा यूनिट देख लीजिएगा, ऐसा यूनिट का इन डाल के इसका ऐसा यूनिट लिख लीजिएगा बेटा, जूल पर केजी इनटू केल्विन, ठीक है, जूल पर केजी इंटू केल्विन या केजी इंटू केल्विन, ठीक है, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। केजी इंटू केल्विन को जब ऊपर ले जाएंगे तो यूनिट क्या बन जाएगा, जूल इंटू केजी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो ऐसा यूनिट आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ तक स्पेसिफिक हीट तक का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, इसका फॉर्मूला, सिंबल और यूनिट भी हमने लिख लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी हीट कैपेसिटी में, स्पेसिफिक हीट में, दोनों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक आके हीट कैपेसिटी का टॉपिक मतलब स्पेसिफिक हीट जो है उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये कह सकते हैं अब हमने उस सब्सटेंस को डिस्कस किया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट की बात की कि जिनका जो है, जिनको हम केजी में मेजर करते हैं, जिनका जो मास जो है, जो मास की फॉर्म में हम जिनको मेजर कर रहे होते हैं, केजी की फॉर्म में जो है वो हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सब्सटेंस की जो हीट सप्लाइड है, उस सब्सटेंस की जो हीट है उसको हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनको हम मेजर कर रहे होते हैं मोल में, ठीक है। गैस नॉर्मली मोल में हम मेजर कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो क्या करा कि उन सब्सटेंस को डिस्कस किया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट की बात की जिस सब्सटेंस का मास जो है हम किस में मेजर कर रहे होते हैं, केजी में। जिसको हम केजी में अगर मेजर करें तो उस सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट है वो सिंपल या नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे गैस हैं आपके पास, तो उसको हम मोल में मेजर कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पेसिफिक हीट बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और ये टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, फिर उनकी टाइप्स के मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और कुछ मोलर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड हम उनके रीज़न भी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे क्लास को एंड करते हैं, जाने से पहले आपने वीडियो अगर लाइक नहीं की तो वो ज़रूर लाइक करें, और आपने अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल और कॉलेजेस के, ठीक है, कोचिंग के फ्रेंड में जो है वो आपने शेयर करना है। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो लेक्चर अगर आपको पसंद आया करे तो बेटा कमेंट जो है वो आपने जो है वो लाजमी करना है, लेक्चर लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि उनकी भी प्रॉपर स्टडीज़ जो है वो आपके फ्रेंड्स की स्टार्ट हो सके, जिस तरह से आप लोग की प्रॉपर स्टडीज़ चलिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।